और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर प्रवीण झा, अर्थशास्त्री हैं, और रजत सेठी हैं, अर्थशास्त्री। और आप दोनों से समझना चाहूंगी मैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, सबसे पहले तो उसमें जो दोनों के फिगर्स हैं वो एक नहीं है, तो इसे कैसे समझें? डॉक्टर प्रवीण झा 6.1% पे बता रहा है आईएमएफ की भारत की विकास दर रहेगी, हालांकि इस समय ज्यादा है, पर 2023 माफ कीजिएगा, उसका जो फोरकास्ट है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे में इसे ज्यादा बताया गया है 6.5%। तो ये जो 0.4 का जो फर्क है वो कितना बड़ा है और उसको कैसे समझा जाए? अगर आप अलग अलग स्रोतों को देखें तो ये दायरा और बड़ा हो जाता है। कुछ जो थिंक टैंक्स हैं, यूएन एजेंसीज हैं, अगर आप सबको मिला के देखिएगा तो कुछ जो हैं 5.8 से शुरू करती हैं और 6.5, 6.8 तक भी जाती हैं। तो ये रेंज जो है इससे भी थोड़ा बड़ा है। उसका मुख्य कारण ये है कि वो अपने हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स को जो है उसमें जो एडजस्टमेंट्स करते हैं। बाय एंड लार्ज हमारा क्या है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जब से हमारी न्यू मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल में आने लगी है, तो उसको अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है ग्रोथ को कैलकुलेट करने में, सकल उत्पाद को कैलकुलेट करने के लिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एडिक्वेट उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप उसको लेके देखें तब ये ग्रोथ रेट और भी नीचे चला जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसमें नहीं शामिल किया गया, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट जो है वो ऊपर दिख रही है। जी जी जी, तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे कि शायद बहुत कभी लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। कि क्यों इसमें जो है अलग अलग किस्म से मेथोडोलॉजी में जो परिवर्तन हुए उससे क्या हो रहा है। बाहर की जो एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, वो भारत सरकार जो अपने आंकड़े देती है उसी के आधार पे करती है। उसके बाद भी जो है आईएमएफ कह रहा है कि 0.4% कम होगा, बेस उसका वही है, लेकिन वो वहां पे एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से, देख रहे हैं ट्रेंड्स और उन चीजों को लेकर। पर आईएमएफ ने जो एक और बात कही है उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था जो है उसकी ग्रोथ रेट काफी कम है, बल्कि यूरोप तो सुस्ती में चली रहा है, ज्यादातर 1% के भी नीचे है वहां पे ग्रोथ रेट। ऐसे में भारत को एक ब्राइट स्पॉट कहा गया है, और भारत है और उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था है, एशिया के देश हैं जो एक तरह से लीड ले रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी आशा की किरण आपके लिए पेश करती है कि भारत जो है वो एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और उसकी ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी। इस तमाम वैश्विक मंदी हो या ऐसे भी जो मंदी छाई है या महंगाई बढ़ रही है या रोजगार के अपॉर्चुनिटीज कम हुए हैं, इन सब के बीच अगर ये ग्रोथ के फिगर्स हैं तो ये अच्छी खबर है। देखिए, ये ग्रोथ के जो फिगर्स हैं इसको अगर आप देखें तो तकरीबन 40 वर्ष से यही कहानी है। चीन और भारत ये जो है औसतन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स। ठीक है ना। असल बात है कि जो बाकी समस्याएं हैं जिसकी चर्चा आपने की, मसलन बेरोजगारी की बात और इन्फ्लेशन की बात, एमएसएमईज की बात अगर उसमें हम जोड़ दें, तो इस तरह के जो जितने सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए, वो कहीं से एड्रेस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ ग्रोथ का जो है, ग्रोथ अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन ग्रोथ फंडामेंटलिस्ट नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजों पे क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी, इनइक्वालिटी, रोजगार, एमएसएमईज, हमें इन सारी चीजों में जाना पड़ेगा। पर वो जो ग्रोथ रेट है, लेकिन वो क्या सिग्निफाई, उसका कितना महत्व है रजत सेठी? बाकी समस्याएं अपनी जगह पर हैं, और दूसरे की जो विकसित देश हैं, जाहिर है कि वहां पे ग्रोथ रेट्स वैसी हाई नहीं होती। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहीं पे ग्रोथ रेट हाई होती है। तो इससे कितना खुश होने की जरूरत है, या इसका क्या मतलब है, मैं ये समझना चाहूंगी किसी भी आम दर्शक के लिए, कि अगर अमेरिका का ग्रोथ रेट जो है वो कम है और भारत का ग्रोथ रेट मान लीजिए 6.1% है, क्या मतलब हुआ इसका? नगमा जी, पहली चीज तो यह है कि कोई भी आर्थिक जानकार व्यक्ति भारत की ग्रोथ अमेरिका की ग्रोथ से कंपेयर नहीं करेगा। बिल्कुल। अमेरिका एक बड़े बेस पे बैठा हुआ है, उसका ग्रोथ का आंकड़ा एकदम अलग होगा। लेकिन मैं यहाँ पे प्रवीण झा जी से थोड़ा सा मत भिन्नता रखता हूँ जब वो कहते हैं कि ग्रोथ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। कई सारे रिसर्चर्स इस पे भी बैठे हैं कि कौन सा सबसे सही सटीक आंकड़ा हो सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था को
अपनी संपूर्णता में समझने के लिए, और सबने लगभग ये माना है कि जीडीपी एक बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर तो है। अब आप देखिए, यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह रहा कि भारत और अमेरिका की कंपैरिजन होनी चाहिए जीडीपी में, लेकिन जो 4-5 अच्छे ब्रिक्स देश होते थे, जो कि इंजन होते थे, ग्रोथ इंजन होते थे पूरे विश्व का, पूरे विश्व की के ग्रोथ को संभालते थे, आज अगर आप उन सब के भी बीच में कंपैरिजन करें, आप ब्राजील को उठाइए, साउथ अफ्रीका को उठाइए, चाइना को उठाइए और इंडिया, इन सारे देशों में अगर आप देखेंगी तो इंडिया सबसे आगे रहता है एक सोर्स ऑफ होप के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अगर किसी को देखना है कि कौन सा बड़ा देश पूरे विश्व का ग्रोथ का इंजन बनने की का मादा रखता है, तो वो भारत देश ही है। आप इसको भी ब्रेक करिए, जो ग्रोथ का नंबर प्रोजेक्ट हो रहा है 6.1 से 6.5%, आप इसको भी ब्रेक करेंगे। आप प्राइवेट कंजम्पशन आज 58% पे है। पिछले 7-8 सालों से कभी भी प्राइवेट कंजम्पशन में इतनी बड़ी उछाल नहीं देखी गई। आप अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखिए, वो आज जो पिछले साल वित्तीय वर्ष 9.1% थे, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में उसको क्लियरली 7.1 के आसपास बोला गया है। जो स्टार्टअप सेक्टर है, जिसके बारे में अर्थशास्त्री जनरली टिपिकली इवेट करते रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स बना है जॉब क्रिएशन के लिए कि स्टार्टअप सेक्टर अकेले के दम पे 9.5 लाख सीधे तौर पे जॉब्स क्रिएट। तो आप कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं उसमें सुधार आया है, जो बेरोजगारी है वहां पे कमी आई है। बिल्कुल, आप ये देखिए, आप पीएमआई देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन जो कैपिटल एक बड़ी एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं वो अपने वो पॉजिटिव लेवल पे है। तो जितने भी आपको लगता है सिग्नल्स हो रजत सकते सेठी हैं कि जो दुनिया भर में मंदी है और हम दुनिया में जो हो रहा है उसका असर भारत में भी दिख रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ भारतीय भी हैं, जैसे अमेरिका की टेक कंपनीज, और जो छटनी हो रही है उसमें से एक अनुमान में कहा जा रहा था कि एक बड़ी तादाद है, 30-40% लोग हैं जो कि इंडियन हैं, जो टेक कंपनीज में नौकरियां गई हैं। तो वहां पे यहाँ देखिए स्विगी है, जोमैटो है, बायजूस है, एक के बाद एक तांता लगा हुआ है जहां पे छटनी हो रही है। इसका असर भी पड़ेगा। अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स आप बता रहे हैं कि बेहतर हुए हैं, पर अब जो दिख रहा है वो तो बेरोजगारी और ज्यादा इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो आगे रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए नगमा जी, आई थिंक ये जो आईएमएफ ने भी प्रोजेक्शन किया है 6.1% का, और थोड़ा सा जो कम किया है, उसका मूल कारण है वैश्विक मंदी। ये तो क्लियर है कि 2023 में सेंटिमेंट्स उतने पॉजिटिव तो नहीं रहने वाले जो 2022 में थे। उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी इसका कुप्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पे अनएम्प्लॉयमेंट पे भी खतरा आ सकता है, आपके आईटी सेक्टर को भी खतरा आ सकता है। और इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या जो कि प्रवीण झा ने अभी जिसकी तरफ इशारा किया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम देखते नहीं जब हम ग्रोथ के आंकड़े देखते हैं, तो इसलिए ये बहुत फॉल्टी है। मैं तो आंकड़े अगर आप देखिए, जिस तरह से क्रेडिट ऑफटेक हुआ है एमएसएमई सेक्टर्स का ही, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही देखिए, वो 30% ग्रोथ पे है वहां पे क्रेडिट। तो ये तो बेमानी होगी कि अगर आप इतने बड़े क्रेडिट ऑफटेक को एकदम इग्नोर कर दें और आप ये माने कि इसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है। मंदी में तो कोई उठा के क्रेडिट नहीं ले लेता ना। तो बड़े क्लियर डेटा, एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स आपने जैसा बताया कि एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं इस समय, यानी कि बेरोजगारी दर कम हुई है। प्रवीण झा, आपकी इस पर कोई टिप्पणी? नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी है इस देश में, आप मतलब रजत जानते होंगे कि पिछले कई वर्षों से जो स्थिति रही है, एक पीरियड तो हमारा ये था जब जॉब लॉस ग्रोथ चल रहा था। मैं आपको 14, 15, 16, 17 इस सब के आंकड़े आप देखिए, बड़े स्पष्ट हैं ये आंकड़े। जो आरबीआई क्लेम्स डेटा जो है इससे बहुत स्पष्ट निकला। उसके बाद हमारा पैंडेमिक हो गया, आप समझ ही सकते हैं कि पैंडेमिक में जो दुर्गति हुई हमारी, उसके बाद से जो सीएमआई के फिगर्स आप देखिए ना, रेगुलर आंकड़े आते रहते हैं, हर महीने आते हैं। पीएलएफएस के आप देखिए, वो 8, 8.5, 7.5 उस रेंज में है। अगर उसको हम कहें, जबकि एक समय में जो कहते हैं ना कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडी, उसको मिला के हम जो देखते थे, वो तकरीबन जो है 2.5 के आसपास हुआ करता था अनएम्प्लॉयमेंट। वो पिछले समझिए कि 7-8 साल पहले ये पहुंच गया 17-18 का फिगर आपको मैं बता रहा हूं। उस समय ये कहां पहुंच गया? 45 साल में हाईएस्ट लेवल पे, और उसी के आसपास घूम रहा है ये। जब उसी के आसपास ये घूम रहा है
तो नहीं, ये उसी किसी का भी कहना रजत ने बताया ये कि वो, हाँ, अतिशयोक्ति रजत आप है, उसमें उसमें जोड़ना कहीं चाह रहे हैं कोई, कुछ 9% जो से है 7% पे आए जी। तो बेसिकली जिस रेंज देखिए में वो नगमा है जी, ना, मैं उसको तो, और मैं दूसरी बात, एक अब छोटी चूंकि सी बात एमएसएमएस की कहूंगा। बात हमने की थी, ये बस एक थोड़ा सा एक हाँ जो कहिए महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, एमएसएमईज में जो है माइक्रो जो है, एमएसएमईज का जो टोटल है ना, उसका ऑलमोस्ट 95-96% के आसपास अकाउंट करता है, उससे भी ज्यादा है। माइक्रो के पास कहां क्या जा रहा है, कौन सा क्रेडिट ऑफ टेक वहां पे है? अगर आप उसमें देखें जितना लोन जाता है, उससे क्या आप कोई रोजगार का सृजन कर सकते हैं? आप मुद्रा लोन की बात कर लीजिए। जी जी तो ठीक है। रजत आप क्या जोड़ना चाह रहे थे? माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में काट रही हूँ प्रवीण जी, क्योंकि हमारे पास अब कम समय है। रजत आप इसमें क्या कहना, आपकी आपत्ति क्या थी? देखिए नगमा जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बड़ा क्लियरली बोला है कि सीएमआई के जो मेथोडोलॉजीज हैं उसमें समस्या है। जितने भी अर्थशास्त्री दूसरे पक्ष पे आते हैं, वो सरकार की जो डेटा है जो कि क्लियरली पब्लिक डोमेन में रखी जाती है, उस डेटा को तो गायब कर देते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर की डेटा, एक प्राइवेट कंपनी है सीएमआई, उसकी डेटा को ला के बार बार कोट किया जाता है, जिसकी मेथोडोलॉजी पे कई सारे इकोनॉमिस्ट ने उसके विरोध में भी लिखा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये सब जो बड़े बड़े आंकड़े भेजे जाते हैं कि 45 साल में, ऐसा लगता है कि 90 वो पीएलएफएस का डेटा है, के पास रोजगार, वो सीएमआई का डेटा नहीं है, वो पीएलएफएस का डेटा है। सीएमआई का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कोट करने के लिए न्यूज चैनल को मना कर दिया है। डायरेक्टिव्स इश्यू किए गए हैं कि उनकी मेथोडोलॉजी में गलत बात है ये। पीएलएफएस का जो डेटा था, सुनिए एक मिनट प्लीज, नहीं सर, मैं एक मिनट सुन लीजिए आप। यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात की जाती है। एक कल हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, कल बजट का दिन है। इस समय एक आखिरी कमेंट मैं ये लेना चाहती हूँ आपसे प्रवीण जी कि अब ये जो भारत की तस्वीर दिख रही है, एक दुनिया में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट भारत की है, और तमाम जो प्रतिकूल परिस्थितियां रही उसके बावजूद यहाँ पर उम्मीद दिखती है। ये अच्छी खबर लगती है आपको, या आप नाउम्मीद हैं बीबी? प्रवीण जी मुझसे पूछ रही हैं। जी देखिए, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रोथ को जो है, ग्रोथ फिगर्स को आप बिल्कुल सीरियसली ना लें। हाँ। मुख्य बात ये है कि ग्रोथ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब आप 80s का ग्रोथ रेट लेके देखिए, उस समय 5-5.5% था, और उस समय लेबर ऑब्जॉर्प्शन प्रतिवर्ष जो है उसका फिगर 2% के आसपास है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ जो है उतना ही जरूरी है। ठीक है, आपका सवाल ये है कि ग्रोथ तो है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या है, इसमें कितना इंक्लूसिव ये ग्रोथ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद अभी के लिए आप दोनों का। बजट पे कल हम फिर चर्चा करेंगे। माफ कीजिएगा, इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास।